रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल पे मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड आज की इस वीडियो में आप बात करने वाली हूँ आप लोग के आधुनिक भारत के इतिहास, जो कि पार्ट 3 है ये। और पार्ट 2 तक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और 2 जाके आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें कि मैंने आप लोगों को यूरोपियों का आगमन और जो क्षेत्रीय राज्य का उदय सब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैं आगे आप लोगों को बढ़ने वाली हूँ। तो आगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेनिस से। यहाँ तक जो है हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं डेनिस से। तो चलिए वीडियो तो डेनिस के बारे में हम लोग पढ़े। तो डेनिस कहाँ से आए हुए थे? तो डेनिस जो है डेनमार्क से आए हुए थे। कब आए थे? तो 1616 ईस्वी में जो है डेनिस आए हुए थे भारत। सबसे कमज़ोर जो है डेनिस ही रहा है भारत में। और कारखाने की बात करें तो 1620 में जो है ट्रेकोबार तमिलनाडु में डेनिस अपना कारखाना खोलता है। और 1676 में जो है श्रीरामपुर में जो है बंगाल में अपना दूसरा कारखाना खोलता है। और जो है भारतीय व्यापार जो है ब्रिटिशों को बेच देता है और ये चला जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो भी बेच दिया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट बात करें हम लोग फ्रांसीसी जो है अंतिम में जो है फ्रांसीसी आता है। और आप लोगों को मैं बताई थी कब आया था। तो फ्रांसीसी जो है 1664 में जो है फ्रांसीसी आता है। पुर्तगाली कब आता है? तो 1498 में पुर्तगाली। और 1602 ईस्वी में जो है डच आता है। उसके बाद अंग्रेज आता है कितने में? तो 1608 में जो है अंग्रेज आता है। उसके बाद 1616 में जो है कौन आता है? तो 1616 में जो है डेनिस आता है। और 1664 में जो है फ्रांसीसी आता है। 1664 में जो है फ्रांसीसी आता है। तो ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। और आगे बात करें हम लोग तो भारत में जो है ब्रिटिशों की जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे कौन थे? तो फ्रांसीसी थे। और आगे बात करें तो प्रथम फ्रांसीसी नागरिक कौन था? तो फ्रांसिस कैरो, जो कि 1667 में आता है। और फ्रांसीसी शासक की बात करें तो लुई 14वां जो था वो शासक था, फ्रांसीसी शासक था इस समय। और आगे बात करें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 में होती है। और कोलबर्ट के द्वारा जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में कोलबर्ट के द्वारा। और एक सरकारी कंपनी होती है ये। और राज्य विशेषाधिकार इसमें ज़्यादा होता है। वित्तीय संसाधन इसमें जो है लगे हुए होते हैं। प्रथम कारखाना जो है सूरत में खोलता है। फ्रांसीसी प्रथम कारखाना अपना कहाँ खोलता है? तो सूरत में खोलता है। दूसरा कारखाना की बात करते हैं मछलीपट्टनम में जो है 1669 ईस्वी में जो है मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी जो होता है अपना दूसरा कारखाना खोलता है। नेक्स्ट आगे बात करें फ्रांसीसी के बारे में तो 1672 में जो है संथोमी का युद्ध होता है, जो कि डेलाहे ने गोलकोंडा के सुल्तान को हराया और संथोमी को प्राप्त करता है। नेक्स्ट बात करें 1673 में तो पुदुचेरी की स्थापना होती है 1673 में फ्रांसीसी के द्वारा। और बंगाल में जो चंद्रनगर है फ्रांसीसी गवर्नर की बात करें तो फ्रांसिस मार्टिन जो होते हैं वो कौन होता है? फ्रांसीसी गवर्नर होता है। और फ्रांसिस और ब्रिटिश के बीच जो है कर्नाटक का युद्ध होता है। और जिसमें जो है प्रारंभिक उद्देश्य फ्रांसीसी का क्या होता है? व्यापार करना। परंतु बाद में जो है ये भी अंग्रेज की तरह जो होता है सत्ता स्थापित करने के चक्कर में पड़ जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो लुई 14 जो होता है, फोर्ट लुई जो होता है इसकी स्थापना करता है। और इसके बाद अगला गवर्नर कौन बनता है? तो डुप्ले जो है मद्रास में अपना चाबी खोज रहा था, जो कि क्लाइव जो है बंगाल में चाबी ढूंढ लेता है। और फ्रांसीसी के पतन के कारण के बात करें हम लोग तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी को फ्रांसीसी सरकार का सहयोग नहीं था, इसलिए जो है इसका पतन हो जाता है। ब्रिटिशों की नौसेना शक्ति जो है कमज़ोर होती है। और फ्रांसीसी की अपेक्षा जो ब्रिटिशों का प्रशासन जो होता है अधिक व्यवस्थित होता है, इसलिए जो वो शासन कर पाते हैं। फ्रांसीसी की अपेक्षा जो होता है ब्रिटिश का गवर्नर जो होता है अधिक सक्षम होते हैं, बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जो है फ्रांसीसी का पतन हो जाता है। बात करें वीडियो में तो स्वतंत्र राज्यों का उदय, स्वतंत्र राज्य के उदय की बात करें हम लोग तो कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं? बंगाल, मराठा, अवध, जाट, राजपूत, मैसूर, पंजाब, ये सब जो राज्य होते हैं स्वतंत्र होने लगे थे इस समय में। ब्रिटिश नीतियों के कारण जो ये लोग स्वतंत्र होने लगा था। और बंगाल की बात करें तो महत्वपूर्ण नवाब जो थे कौन था? मुर्शिद कुली खां और सुजाउद्दीन सरफराज खां और अरवर्दी खां, ये लोग जो थे महत्वपूर्ण नवाब थे कहाँ के? बंगाल के। और सुजाउद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, नज़्म उद दौला, ये सब क्या थे? तो महत्वपूर्ण जो है नवाब थे बंगाल के।
सबसे पहले हम लोग जो है मुर्शिद कुली खां की बात करते हैं। ये जो होता है, जो बंगाल के जो होता है संस्थापक होता है और राजधानी परिवर्तित करके कहा किसको बना देता है, तो मुर्शिदाबाद को जो है राजधानी परिवर्तित कर देता है। और सुधार किए थे, क्या सुधार किए थे, वित्तीय स्थिति में जो है सुधार किया था। जागीर के बड़े भाग को जो है खालसा में बदला था और किसानों को अग्रिम ऋण भी दिया था। जमींदारों का विद्रोह को दबाया भी था और दस्तक प्रणाली को जो है नहीं रोक पाया था। नेक्स्ट बंगाल के अगले नवाब की बात तो सुजाउद्दीन जो था अगला नवाब बनता है और जिसका दामाद कौन होता है, तो मुर्शिद कुली खां जो है इसका दामाद होता है। बिहार की सुबेदार जो है प्राप्त कर लेता है और अलवर्दी खां को जो बिहार का सुबेदार बना दिया जाता है। और अगले नवाब की बात करें तो सरफराज खां जो होता है सुजाउद्दीन का पुत्र होता है और उत्तराधिकारी होता है, जो कि उपाधि धारण करता है आलम उद दौला का, यानी कि हैदर जंग का जो है आलम उद दौला हैदर जंग का जो है उपाधि धारण करता है। और ये क्या होता है, अयोग्य नवाब होता है। गिरिया का युद्ध लड़ता है अलवर्दी खां को जो है हराया जाता है और बंगाल की प्रथम क्रांति इसे कहा जाता है। गिरिया के युद्ध को जो है बंगाल की प्रथम क्रांति भी कही जाती है। अगले नंबर हम लोग तो अलवर्दी खां की बात करें हम लोग तो मोहम्मद शाह से जो है मान्यता प्राप्त की थी और दुर्गीकरण का विरोध किया था और यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी। यानी कि बोलता था अलवर्दी खां कि अगर मधुमक्खी वो चीज़ है अगर जिसे छेड़ोगे तो काट के मार डालेगी, अगर उसे नहीं छेड़ोगे तो वो जो है शहद देगी। तो इसकी जो है यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की थी अलवर्दी खां ने। और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि यूरोपियों की तुलना जो मधुमक्खी से किसने की थी, अलवर्दी खां ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट नवाब की बात करते हैं सिराजुद्दौला की बात करें हम लोग तो 1756 में जो है गद्दी पर बैठता है और यूरोपीय जो होते बहुत शक्तिशाली हो गए थे इस समय में। इसकी बात करते हैं, ये भी क्या था, एक अयोग्य शासक था, अयोग्य नवाब था और ब्रिटिश के साथ जो था विवाद किया था और दस्तक प्रणाली का जो है दुरुपयोग किया था। और ब्रिटिशों ने कासिम बाजार के जो है पर्यवेक्षण की अनुमति नहीं दी थी इसको। और कलकत्ता में दुरुपयोग करने लगा था। ब्रिटिश जो थे उपहार देने नहीं आया था, जो कि दुर्गीकरण कर रहा था। ब्रिटिशों को जो है उपहार देने नहीं आया था सिराजुद्दौला, और क्योंकि ब्रिटिश ने ही जो है वहाँ पे जो है अपना कमान जो है इन नवाबों को दे रखा था, तो ये जो है ना ही ब्रिटिश को कर देता था और ना ही उसको कोई उपहार देने के लिए आया था और दुर्गीकरण लगातार करता जा रहा था, जिसके कारण जो ब्रिटिश गुस्सा गए थे और जो है इसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचने लगे। और ब्रिटिशों के साथ जो इसके मतभेद के कारण की बात करें तो हम लोग दस्तक को जो है बंद कर दिया था, दस्तक प्रणाली को जो है बंद कर दिया था और विरोध किया था किसका, तो इसका विरोध किया था किसने, तो घसरती बेगम ने और शौकत जंग ने और मीर जाफ़र ने, जगत सेठ और राय दुर्लभ और अमीर चंद, इन सब ने जो है इसका विरोध किया था दस्तक प्रणाली का। और जो है 15 जून 1757 को जो है कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया था और काल कोठरी की घटना हुई थी, जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। और लॉर्ड क्राइव और वो जो वाटसन ने विरोध किया था इसका काल कोठरी की घटना का, और जो कासिम बाजार पर जो है आक्रमण कर दिया था और फोर्ट विलियम को जो है अपने कब्जे में कर लिया था। नवाब के विरुद्ध में जो है षड्यंत्र रचा गया था और जो है अलीगढ़ की संधि हुई थी। और 9 फरवरी 1757 को जो है अलीगढ़ की संधि हुई थी और नवाब में 1.5 करोड़ रुपए दिए गए थे। नवाब ने जो है 1.5 करोड़ रुपए दिए किसको, अंग्रेज को, और चंदनगर दस्तक प्रणाली और जो ब्रिटिश सिक्कों को जो है लागू कर दिया था। आगे हम लोग बात करें प्लासी के युद्ध के बारे में। तो प्लासी के युद्ध की बात करें तो 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में होता है। और जो है मीर जाफ़र जो है गद्दार जो होता है मीर जाफ़र होता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो होता है मीर जाफ़र के साथ जो है संधि कर लेता है और बोलता है कि अगर तुम जो है मेरा साथ दोगे तो मैं जो है तुम्हें अगला जो नवाब बनाऊंगा बंगाल का। तो फिर जाकर सिराजुद्दौला जो होता है, जो कि वर्तमान में नवाब होता है, उसको मीरन के द्वारा जो हत्या करवा दी जाती है और जो अगला नवाब जो बन जाता है, कौन बन जाता है, मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। और ये जो है हमेशा जो है ब्रिटिश के अंतर्गत ही काम करता है, ब्रिटिश जैसा बोलता है वैसा करता है, इसलिए इसको जो है कठपुतली भी कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद की स्थिति क्या रहती है, तो बंगाल में जो है सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है कौन, ब्रिटिश, और मीर जाफ़र नया नवाब बन जाता है। और फ्रांसीसी जो होता है कमज़ोर हो गया था इस समय में, कंपनी को जो है 24 परगनों की जो है जागीर मिल जाती है। और आगे बात करते हैं मीर कासिम के बारे में। 1760 में जो है नया नवाब बनता है कौन, मीर कासिम, और ये जो होता है योग्य नवाब होता है और दस्तक प्रणाली जो होता है रोक देता है, राजधानी परिवर्तन कर देता है और राजधानी परिवर्तन कर मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर बना देता है। ब्रिटिश को जो है 60 लाख रुपए भी दिए थे। और आगे हम लोग बात करें तो बक्सर के युद्ध की बात करें हम लोग तो 23 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध होता है, जिसके तहत जो है भारतीय गठबंधन से जो है होता है कि कौन सा बक्सर का युद्ध किसकी होता है, तो शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों मिलकर जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है
युद्ध लड़ते हैं, बक्सर का युद्ध, जो कि हेक्टर मुनरो जो होता है इस समय जो होता है ब्रिटिश गवर्नर होता है और ब्रिटिश जो होता है जीत जाते हैं इस समय। और बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या होते थे, ब्रिटिश को जो होता है दीवानी अधिकार मिल जाता है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है दीवानी अधिकार मिल जाता है, किसको, ब्रिटिश को। तो भारत में जो है सबसे शक्तिशाली हो जाता है कौन, इस समय जो है ब्रिटिश जो होता है बिहार में सबसे शक्तिशाली हो जाता है भारत में, और 50 लाख रुपए जो है प्राप्त किए जाते हैं। शाह आलम द्वितीय की हार होती है और इलाहाबाद की संधि कर लेता है, किसके साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ जो है इलाहाबाद की संधि कर ली जाती है। दिल्ली के जो है दरबार जो होता है खुले होते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग तो बक्सर के युद्ध के पश्चात की बात करते हैं। मीर जाफर जो होता है नवाब बन जाता है और ब्रिटिश को जो होता है मिदनापुर और बर्धमान और चटगांव की जमींदारी जो होता है दी जाती है ब्रिटिशों को। इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो होता है इसके साथ शाह आलम द्वितीय के साथ जो होता है इलाहाबाद की संधि होती है। और द्वैत शासन प्रणाली जो होती है 1765 में द्वैत शासन प्रणाली जो होता है यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है लागू कर दी जाती है। और इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो होती है और प्रणाली क्लाइव लागू करता है। और इलाहाबाद की प्रथम संधि की बात करते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी अधिकार होता है अंग्रेज को मिल जाती है। कंपनी के बादशाह को जो होता है ककोड़ा मानिकपुर दिया जाता है और कंपनी ने जो होता है 26 लाख देने का वायदा करता है, किसको, शाह आलम द्वितीय को। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है, किसके बीच होती है, तो नवाब के 50 लाख रुपए ब्रिटिश को दिए थे। नवाब ने जो है 50 लाख रुपए ब्रिटिश को देने पड़ते हैं क्योंकि दूसरे इलाहाबाद की संधि में जो होता है देना पड़ता है। अवध में जो होता है कर मुक्त व्यापार किया जाता है इसके तहत। और अवध में जो होता है ब्रिटिश सेना को रजा खां को दे दिया जाता है और अवध नवाब जो होता है लौटा दिया जाता है। अवध के नवाब को जो होता है लौटा दिया जाता है। उसके बाद द्वैत शासन प्रणाली की बात करें यानी कि डुअल गवर्नेंस सिस्टम की बात करें, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो होता है इसके समय में होता है और इसके पिता किसको कहा जाता है, द्वैत शासन के पिता जो होता है लियो कार्टिस को जो होता है इसके द्वैत शासन के पिता कहा जाता है। और क्लाइव द्वारा जो होता है लागू किया जाता है और कितने में, तो 1700 कितने में लागू किया जाता है, शासन कब लागू किया जाता है, तो 1765 में जो होता है द्वैत शासन लागू किया जाता है। और ब्रिटिश ने जो होता है बंगाल के निजामत के अधिकार ले लिए थे और क्लाइव ने जो होता है राजा खां को सूबेदार बना दिया जाता है और अधिकार जो होता है खुद अपने पास रखता है ब्रिटिश। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें मराठा साम्राज्य की बात करें हम लोग तो द राइज ऑफ मराठा एम्पायर जो होता है, द राइज ऑफ मराठा एम्पायर होता है, किसने लिखा था, तो एम जी रनाडे ने लिखा था द राइज ऑफ मराठा एम्पायर। इस बुक से हमें जो होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। और हिस्ट्री ऑफ मराठास के बारे में जो होता है जो कि ग्रांट दत्त के द्वारा लिखी रहती है उससे भी जो होता है हमें जो होता है पता चलता है मराठा के बारे में। और 17वीं सेंचुरी में जो होता है हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखी जाती है जो कि आकस्मिक अग्निकांड के रूप में जानते हैं। मराठा जो होता है जहांगीर के दरबार में गए थे और शाहजहाँ ने जो होता है जागीर देना प्रारंभ किया था। और शाहजी भोसले जो होते हैं वो, लेकिन वे जो अपनी पत्नी जीजाबाई और जो होता है दादा कोंडदेव को जो होता है छोड़कर कर्नाटक चले गए थे, इसलिए जो होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं शिवाजी होता है 1627 से लेकर 1680 AD तक जो होता है शासन करते हैं। और जो होता है पिता बीजापुर के जो होता है सेवा में रहे थे और इनके पिता जो होता है शिवाजी के जो पिता होते हैं वो बीजापुर की सेवा में रहे थे। और इनका जन्म जो होता है 1627 में होता है शिवनेर में। उनकी माता होती है जीजाबाई, पिता होते हैं इनके शाहजी भोसले और राजनीतिक गुरु होते हैं इनके दादा कोंडदेव। धार्मिक गुरु इनके होते हैं समर्थ रामदास। और दास बोध जो होता है किताब लिखी थी किसने, समर्थ रामदास ने जो होता है उन्होंने लिखी थी, कौन सा, दास बोध किताब लिखी थी। और 1627 की बात करें हम लोग तो 1627 में शिवाजी जो थे पुणे के जागीर में रुचि लेना शुरू कर देते थे। और जो होता है अब इनको रुचि होती है कि मैं भी जो होता है पुणे की जागीर वापस ले लूँ। शिवाजी के विजय की बात करें हम लोग तो 1643 ईस्वी में जो होता है हिंद गज किला जो होता है जो कि बीजापुर में होता है उसे जीत लेते हैं। और 1646 में जो होता है तोरण पर विजय कर लेते हैं। और 1656 में जो होता है महत्वपूर्ण विजय की थी जो कि जावली जो होता है चंद्रराव मोड़े वहाँ की जावली जो होता है जीत लेते हैं। और 1658 में जो होता है रायगढ़ किले पे जो अधिकार कर लेते हैं। और 1657 ईस्वी को जो होता है मुगलों के विरुद्ध जो होता है लड़े थे जो कि कोंकण विजय के नाम से जाना जाता है। और अंतिम आक्रमण जो होता है कर्नाटक अभियान के तौर पे जो होता है लड़ते हैं। और जिंजी पर अधिकार किया था इन्होंने ही शिवाजी ने और दक्षिणी राजधानी बनाया था, किसको, जिंजी को जो है दक्षिणी राजधानी भी बनाए थे। तो शिवाजी के विरुद्ध जो है अभियान के बारे में बात करते हैं हम लोग 1659 में जो होता है बीजापुर अभियान पर निकलते हैं। और जो होता है अफजल खां की जो शिवाजी के द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है।
और 1660 की बात करें तो शाइस्ता खां को जो दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। 1663 में जो शिवाजी ने जो है शाइस्ता खां पर हमला किया था और 1664 में जो होता है सूरत पर अधिकार कर लेते हैं। 1665 में जो होता है राजा जयसिंह पर जो है हमला करते हैं। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे तो आगे हम लोग बात करें पुरंदर की संधि की बात करें हम लोग तो 25 किले जो होते हैं मुगलों को दिए गए थे इसके तहत। और शिवाजी ने जो होता है बीजापुर के खिलाफ जो होता है सहायता देने का वायदा किया था। और मुगलों ने जो होता है 5000 का मनसब संभाजी को दे दिया था इसके तहत पुरंदर की संधि के द्वारा। और राज्याभिषेक समारोह होता है किसका, शिवाजी का, और रायगढ़ में जो होता है आयोजित किया जाता है। और 1674 में जो होता है ये आयोजित होता है। प्रमुख जो पुरोहित होते हैं कौन से, पंडित गंगा भट्ट होते हैं और उपाधि लेते हैं कि छत्रपति की जो होता है उपाधि लेते हैं। चौद एवं सरदेश मुखी जो होता है का वैज्ञानिक अधिकार मिल जाता है, वैधानिक अधिकार इनको मिल जाता है और हिंदू धर्मोद्धार के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग शिवाजी की मृत्यु के बारे में बात करें हम लोग तो 1680 में जो होता है संभाजी गद्दी पर बैठ जाते हैं और औरंगजेब ने जो होता है संभाजी की हत्या करवा दी थी। और जो है राजा राम सिंहासन पर बैठते हैं और राजधानी जो प्रवृत्ति करके जिंजी बना लिए थे। और एक नए पद का जो है सृजन करते हैं जो कि प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता है शिवाजी के। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वरना की संधि, अष्ट प्रधानमंत्री, पेशवाओं के अंतर्गत मराठा साम्राज्य, प्रमुख पेशवा और जो होता है कौन कौन से रहे थे, और परिसंघ प्रणाली, ये सब जो है आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत सारे जो है टॉपिक इसमें रह रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है इसको अच्छे से देखेंगे। भैरववाल की संधि, लाहौर की संधि, ये सब जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आपको भी थोड़ा सा उबाऊ जैसा महसूस होगा। तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोग को यहाँ से पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैंड्स रिटर्न नोट्स है तो आप लोग जो है इसको अपना नोट्स पे बना सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। बाय बाय, थैंक यू।